नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे होती है, जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होती है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, जो कि सिलेक्शन की अगर दृष्टि से देखा जाए तो अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग अपना समय नुकसान नहीं करेंगे, अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों, सबसे पहली जानकारी है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आज कल अर्थात 13 नवंबर 2020 को जामनगर और जयपुर में भविष्य की दृष्टि से तैयार 2 आयुर्वेदिक संस्थानों का उद्घाटन करेंगे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री 13 नवंबर 2020 को 13 नवंबर 2020 को जामनगर और जयपुर में भविष्य की दृष्टि से तैयार भविष्य को देखते हुए भविष्य की दृष्टि से तैयार 2 आयुर्वेदिक संस्थानों का उद्घाटन करेंगे। दो आयुर्वेदिक संस्थानों का उद्घाटन करेंगे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 नवंबर 2020 को जामनगर और जयपुर में भविष्य की दृष्टि से तैयार 2 आयुर्वेदिक संस्थानों का उद्घाटन करेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि आयुर्वेदिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जो जामनगर का है, यह आयुर्वेदिक शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान है, और जो जयपुर में है वो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान का उद्घाटन हमारे भारत के प्रधानमंत्री 13 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। किसके माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। उनका कहना है कि इन संस्थानों से 21वीं सदी में आयुर्वेदिक के प्रति और विकास के विश्व में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। ठीक साथियों, यह 2016 से प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी जानकारी है कि 2016 से प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती को धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ साथियों, हम आपको बता दें कि भारत में जन स्वास्थ्य की चुनौतियों के लिए प्रभावी और सस्ते समाधान उपलब्ध कराने में आयुष स्वास्थ्य पद्धतियों को अभी तक उपयोग में नहीं लाया जा सका। संभावनाओं का दोहन करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए आयुष शिक्षा का आधुनिकीकरण भी प्राथमिकता के क्षेत्र में है। इस उद्देश्य से पिछले 3-4 वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं।
ठीक। और साथ ही साथ ये जो कदम है यह एक ऐतिहासिक कदम की दृष्टि से भी माना जा रहा है। ठीक साथियों, अब साथियों अगली बात करें अगर, तो हमारे जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण और निर्यात को एक बड़ी गति प्रदान करने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों विनिर्माण और निर्माण की एक बड़ी गति प्रदान करने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों में विशिष्ट उत्पाद लाइनों के लिए, किसके लिए? विशिष्ट उत्पाद लाइनों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू करने की नीति आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वो 10 योजना कौन कौन सी? हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वह विनिर्माण और निर्यात को एक बड़ी गति प्रदान करना चाहता है। ठीक, जिसके लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू करने के लिए नीति आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है। अगर हम लोग बात करें कि वो 10 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण और निर्यात के लिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण और निर्यात के लिए ऐसे 10 कौन से क्षेत्र के लिए, ऐसे 10 क्षेत्र कौन से हैं जिसके लिए योजना शुरू किया गया और नीति आयोग ने उसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो हम लोग बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण और आयात के लिए के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू करने के लिए नीति आयोग ने मंजूरी दी। अब साथियों इस योजनाओं की बात करें तो इस योजना में पहला है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, जिसे नीति आयोग एवं भारी उद्योग विभाग ने इसके क्रियान्वयन एवं मंत्रालय इसका काम करेगा। इसके क्रियान्वयन का काम अर्थात इसे संचालित करने का काम नीति आयोग एवं भारी उद्योग विभाग करेगा। वो कौन सा क्षेत्र है? एडवांस केमिस्ट्री सेल दूसरे क्षेत्र की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी उत्पाद के क्षेत्र में। अगली बात करें तो ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटक के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटक के क्षेत्र में। और अगली बात करें तो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के क्षेत्र में। फार्मास्यूटिकल
ड्रग्स के क्षेत्र में। इसके साथ ही साथ दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद के लिए, दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद के लिए अगली बात करें तो वस्त्र उत्पाद अर्थात MMF विभाग और टेक्निकल टेक्सटाइल। MMF विभाग एवं टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में। अगली अगर बात करें तो खाद्य उत्पाद के लिए, खाद्य उत्पाद। सातवीं बात करें तो उच्च दक्षता और पीवी मॉड्यूल के लिए, उच्च दक्षता और पीवी मॉड्यूल, उच्च दक्षता एवं पीवी मॉड्यूल। वाइट गुड्स के लिए एसी एवं एलईडी के लिए, एसी एवं एलईडी जिसे वाइट गुड्स कहते हैं, एसी एवं एलईडी। अगली बात करें तो विशिष्ट स्टील के लिए, विशिष्ट स्टील के क्षेत्र में, विशिष्ट स्टील के क्षेत्र में अगली बात साथियों एक दो तीन चार पाँच हो गए, यहाँ से सीक्वेंस मिस्टेक हो गया। 5 6 7 8 9 10 ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण एवं आयात की एक बड़ी गति प्रदान करने के लिए विनिर्माण एवं निर्यात की एक बड़ी गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू करने के लिए नीति आयोग ने अपना प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। उसमें से एडवांस केमिस्ट्री सेल हो गया, अगला हुआ इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी उत्पाद के लिए, तीसरा ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटक के लिए, चौथा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिए, और पांचवा हुआ हमारा दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद किस प्रकार से दुरुस्त किया जाए उसके लिए, छठवां हुआ MMF विभाग एवं ठंडी का टाइम चल रहा है। MMF विभाग एवं टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, खाद्य उत्पाद के लिए, आठवां उच्च दक्षता एवं पीवी मॉड्यूल के लिए, नौवां एसी एवं एलईडी के लिए, और 10वां विशिष्ट स्टील के लिए क्षेत्र में ये काम किए जाएंगे। ठीक साथियों, PLI जो योजना है, PLI योजना संबंधित मंत्रालय एवं विभागों द्वारा लागू की जाएगी। ठीक, अगर हम इसके मंत्रालय की बात करें तो हम मंत्रालय भी आपको बता दें कि जो हमारा एडवांस केमिस्ट्री सेल है, यह नीति आयोग इसे संचालित करेगा। ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटक का जो क्षेत्र है, इसे भी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संचालित करेगा। कौन? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संचालित करेगा। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी उत्पाद जो है, इसको इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संचालित करेगा।
ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटक का जो है इसे भारी उद्योग मंत्रालय संचालित करेगा। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की अगर बात किया जाए तो इसे फार्मास्यूटिकल विभाग संचालित करेगा। दूरसंचार एवं नेटवर्किंग की बात है तो यह दूरसंचार विभाग इसे संचालित करेगा। MFA विभाग एवं टेक्निकल टेक्सटाइल विभाग जो है इसे वस्त्र मंत्रालय संचालित करने का काम करेगा। साथ ही साथ जो खाद्य उत्पाद है हमारा, खाद्य उत्पाद या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसका संचालन करेगा। उच्च दक्षता एवं PV मॉड्यूल की अगर बात किया जाए तो नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका संचालन करेगा। AC एवं LED की अगर बात करें तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इसका संचालन करेगा। विशिष्ट स्टील की बात करें तो यह इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत ये आएगा। इस्पात मंत्रालय इसका संचालन करेगा। अगली जानकारी की ओर हम लोग रुक करें साथियों। थोड़ा डिटेल ज़्यादा पढ़ने लगे हम लोग, इसलिए टाइम लग गया। थोड़ा हम लोग फास्ट करने की कोशिश करेंगे। चीज़ें तो डिटेल पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक। ठंडी का टाइम आ गया, मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से थोड़ा शरीर का भी एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। आज जैसा कि हमारे सनातन धर्म में मानना है कि आज धनतेरस का पर्व है, वो मनाया जाएगा। तो धनतेरस की आप सभी साथियों को बहुत ढेर सारी शुभकामना। हमारी वीडियो जो देख रहे हैं उन्हें भी, जो नहीं देख रहे हैं उन्हें भी। आप लोग खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए और उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोग भी अपने सेल्फ डिपेंड हों। अगली जानकारी की बात अगर करें हम लोग साथियों, अगली जानकारी साथियों है साथियों कि FEIE वेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। FEIE वेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, वेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन वेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 15 नवंबर को दिल्ली कैंट के 12 से 15 नवंबर 2020 को दिल्ली के आर्मी पोलो और राइडिंग सेंटर में किया जाएगा। आर्मी पोलो और राइडिंग सेंटर में किया जाएगा। FEIE वेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 15 नवंबर 2020 को दिल्ली कैंट के आर्मी पोलो और राइडिंग सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इसके आयोजन में 3 विषय होंगे। 3 विषयों जैसे ड्रेसेस, क्रॉस कंट्री और शो जंपिंग टेस्ट होगा।
इसके आयोजन में 3 टेस्ट होंगे। इसके आयोजन में 3 टेस्ट होंगे। पहला होगा 3 टेस्ट में पहला होगा ड्रेसेज क्रॉस कंट्री, ड्रेसेज क्रॉस कंट्री, क्रॉस कंट्री और सो जंपिंग टेस्ट, सो जंपिंग टेस्ट, सो जंपिंग टेस्ट। सो जंपिंग टेस्ट इसके अंतर्गत हुआ आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ साथियों, न्यूनतम पेनाल्टी वाला एथलीट अपने संबंधित वर्ग यानी 1 स्टार इंडो और 2 स्टार शॉट का विजेता होगा। ठीक, ड्रेसेज टेस्ट में 60 मीटर इंटू 20 मीटर के एक क्षेत्र में अखाड़े के बाहर मार्कर से निर्धारित दूरी पर आयोजित किया जाएगा। जो ये ड्रेसेज होगा, मतलब ड्रेसेज टेस्ट होगा, यह 60 इंटू 20 मीटर के एक क्षेत्र के अखाड़े के बाहर, किसके 60 इंटू 20 मीटर का एक क्षेत्र होगा, का एक क्षेत्र होगा। ठीक, जिसमें अखाड़े के बाहर मार्कर से निर्धारित दूरी पर आयोजित किया जाएगा। घुड़सवार संयोजक में टेस्ट के दिए गए अनुक्रमण के अनुसार विभिन्न गतिविधियों जैसे हाल्ट, वॉक, ट्रॉट, कैटर आदि के प्रदर्शन करना होता है। हर एक गतिविधियों के लिए 10 अंक रखा गया है। प्रत्येक गतिविधि अर्थात जो हाल्ट है, वॉक है, ट्रॉट है, कैटर है, इन सभी गतिविधियों के लिए 10 अंक का निर्धारण किया गया है। साथ ही साथ प्रत्येक जज के कुल औसत को अंतिम ड्रेसेज स्कोर में गिना जाता है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगले दिन घुड़सवार और सवार संयोजक के लिए क्रॉस कंट्री का जो आयोजन किया जा रहा है, तो क्रॉस कंट्री में आयोजन किया जिसमें एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूर्व निर्धारित बाधाओं के साथ एक निर्दिष्ट लंबाई को पूरा करना होता है। पहली बार किसी भी चूक पर 20 पेनाल्टी और इसी तरह से दूसरी छलांग चूक पर 40 पेनाल्टी लगता है। एक ही बाधा पर तीसरी चूक से बाहर हो जाता है सवार या सवार घोड़े के संयोजन से गिरने के बाद वह बाहर हो जाता है। ठीक साथियों, अब अगर अगली बात करें तो कार्यक्रम का अंतिम चरण सो जंपिंग होता है। पहले दिन अर्थात 12 तारीख को ये होगा, ठीक, और 13 को ये होगा। अंतिम चरण सो जंपिंग का होगा। ठीक, अंतिम चरण सो जंपिंग का होता है, जिसमें 60 इंटू 40 मीटर के सो जंपिंग क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन 60 इंटू 40 मीटर के क्षेत्र में आयोजन किया जाता है। सो जंपिंग का आयोजन 60 इंटू 40 मीटर में किया जाता है। ड्रेसेज का 60 इंटू 20 मीटर के क्षेत्र में आयोजन इसका किया जाता है। प्रत्येक ड्रॉप चूक के लिए 4 पॉइंट पेनाल्टी लगाए जाते हैं और तीसरे चूक पर संयोजक बाहर हो जाता है, अर्थात सिर्फ 3 ही चांस उसे दिए जाते हैं। आप ये याद रखिए कि FEI इवेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया, तो 12 से 15 नवंबर के बीच में आयोजन इसका किया गया। आपको सिर्फ इतना दिमाग में अपने रखना है, इससे ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो सिर्फ इतनी ही जानकारी आपसे वहाँ इकट्ठा करेगा, इससे ज़्यादा आपसे पूछने की कोशिश। सिर्फ आप इतना याद रखिए कि FEI इवेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया। ठीक, अब साथियों हम लोग अपनी अगली जानकारी देखते हैं अगर, तो हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिला निदेशक की नियुक्ति किया? पहली बार ऐसा हुआ है। हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने महिला निदेशक की नियुक्ति की है, महिला डायरेक्टर की नियुक्ति की है? ऐसा पहली बार हुआ है।
एक सेकेंड साथियों। तो साथियों हमारा सवाल है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिला निदेशक की नियुक्ति की है। तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने महिला निदेशक की नियुक्ति की है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। मानव संसाधन कार्यकारी आलिया जफर पीसीबी के 4 नए निदेशकों में से एक हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। महिला निदेशक की नियुक्ति की है। ठीक साथियों, अब बात करें अगर तो मानव संसाधन कार्यकारी आलिया जफर पीसीबी के 4 नए सदस्यों में से एक हैं। कौन? आलिया जफर। आलिया जफर। ठीक साथियों, साथ ही साथ आपको बताएं उनके अतिरिक्त वित्त कार्यकारी जावेद कुरैशी, अर्थशास्त्री असीम वाजिद जावाद और कारपोरेट कार्यकारी आरिफ सईद की नियुक्ति हुई है। आलिया जफर और जवाद को 2 साल के नियुक्त किया गया है। आलिया जफर को जो नियुक्ति दिया गया है ये 2 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। पीसीबी के नए संविधान के तहत 4 स्वतंत्र निदेशक में से एक महिला का होना आवश्यक है। पीसीबी अर्थात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नया संविधान बना हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नया संविधान बना हुआ है उसमें यह दिया गया है कि 4 जो सदस्य होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन 4 सदस्यों में से एक सदस्य का महिला होना आवश्यक है। ठीक साथियों, ये जानकारी ये आपसे यहाँ पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा देश है जो क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार, कौन सा देश का ऐसा क्रिकेट बोर्ड है जो पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। दूसरी चीज़, हालांकि पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा मुश्किल है पूछना, लेकिन फिर भी या तो आपसे यहाँ ये क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार जिस महिला निदेशक की नियुक्ति की है उसका क्या नाम है। ठीक साथियों, इससे ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो अभी हाल ही में कौन सी टीम ने आईपीएल अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब 5वीं बार जीता है। ठीक, अभी हाल ही में किस टीम ने हाल ही में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 का खिताब, आईपीएल 2020 का खिताब 5वीं बार जीता है। अभी हाल ही में अर्थात अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 का खिताब 5वीं बार जीता है। साथियों अगर बताएं तो मुंबई इंडियंस ने साल 2013 में, 15 में, 17 में, 19 और 20 में, मुंबई इंडियंस ने साल 2013 में और 15 में, 17 में, 19 में और 20 में, साल 2013, 15, 17, 19, 20 में अर्थात 5 बार
आईपीएल में अपना खिताब जीता है, आईपीएल में खिताब जीता। साथियों आपको बताएं कि यह सभी 5 खिताब उसे रोहित शर्मा की कप्तानी में प्राप्त हुए हैं। ये जो 2013 के 15, 17, 19, 20 का आईपीएल का खिताब इन्होंने जीता है मुंबई इंडियंस ने, इसकी कप्तान हम 5 बार रोहित शर्मा रहे हैं। कौन? रोहित शर्मा जी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं और मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान भी रहे हैं। साथ ही साथ साथियों आपको बता दें कि मौजूदा 8 टीम में से दिल्ली कैपिटल, किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ऐसी 3 टीमें हैं जो अभी तक एक बार भी आईपीएल का खिताब अपने नाम नहीं कर पाई हैं। अभी तक दिल्ली कैपिटल, किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जब से आईपीएल खेल रही हैं तब से अभी तक एक बार भी अपने नाम आईपीएल का खिताब नहीं कर पाई हैं। ठीक, अगली जानकारी की साथियों बात करें तो हारून इंडिया द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? हारून इंडिया द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देश के सबसे बड़े दानवीर कौन हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 में 7,904 करोड़ रुपए की राशि को दान किया है। तो हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में, वित्त वर्ष 2019-20 में 2019-20 में अजीत प्रेम जी जो दिग्गज कंपनी, आईटी की दिग्गज कंपनी विप्रो के फाउंडर हैं। अजीत प्रेम जी आईटी की दिग्गज कंपनी विप्रो के फाउंडर हैं। अजीत प्रेम जी ने भारत के सबसे बड़े दानवीर के रूप में सामने आए हैं। 2019 में 7,904 करोड़ रुपए, 7,904 करोड़ रुपए दान कर, करोड़ रुपए दान कर अजीम प्रेम जी जो विप्रो, कौन सी? विप्रो कंपनी के फाउंडर हैं। विप्रो कंपनी के फाउंडर, संस्थापक अजीत प्रेम जी, इतने रुपए दान कर अजीत प्रेम जी सबसे बड़े दानवीर, सबसे बड़े दानवीर के रूप में साबित हुए, दानवीर कहलाए। हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में 7,904 करोड़ रुपए की राशि को दान कर अजीत प्रेम जी जो विप्रो कंपनी के फाउंडर हैं सबसे बड़े दानवीर कहलाए। ठीक साथियों, हारून इंडिया द्वारा जारी परोपकारी की सूची में यह बात सामने आई है। जो परोपकारियों की एक सूची जारी करती है हारून इंडिया होती है, उस रिपोर्ट के अनुसार यह बात सामने निकल के आई है। अगली बात साथियों है कि HCL टेक्नोलॉजीज के शिव नाडर इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर HCL टेक्नोलॉजीज के शिव नाडर। दूसरे स्थान की बात करें तो HCL टेक्नोलॉजीज के शिव नाडर दूसरे स्थान पे हैं। और तीसरे स्थान की अगर बात किया जाए तो
रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तीसरे स्थान पे रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी। हारून इंडिया द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जो वित्त वर्ष 2019 के लिए तो 7,904 करोड़ रुपए का दानवीर अर्थात परोपकारियों की एक सूची जारी की गई, जिस सूची में 7,904 करोड़ रुपए दान करके अजीम प्रेमजी जो कि विप्रो कंपनी के फाउंडर हैं, ये पहले स्थान पे हैं। हारून इंडिया की जो परोपकारियों की एक सूची जारी की गई है। साथियों, अगर इसी में सूची में दूसरे नंबर की बात किया जाए तो HCL टेक्नोलॉजी के शिव नाडार जी दूसरे स्थान पे हैं और रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी जी, ये तीसरे स्थान पे हैं। उनके परिवार ने 4,508 करोड़ रुपए का दान वित्त वर्ष में दिया। मुकेश अंबानी का परिवार, पूरे परिवार को मिला लिया जाए तो 458 करोड़ रुपए का दान किया। ठीक साथियों, अब अगली जानकारी है, आप लोगों को एक क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यह मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद साथियों, इसी के बाद अगली जानकारी है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। ये भी एक जनरल नॉलेज की बात है, इसे भी आप लोग इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, कि वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को कौन सी तारीख तक, वित्त मंत्रालय ने की तरफ से ऐसा कहा गया है कि सभी बैंक खातों को कौन सी तारीख तक अपने खातों को आधार कार्ड से लिंक कराने की बात की गई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है, इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। अगर नहीं आएगा तो आप लोग क्वेश्चन मार्क लिखिएगा, मैं इसका आंसर अगली क्लास में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें हम लोग साथियों, तो पंजाब और किस राज्य सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले ली है? पंजाब और किस राज्य सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात CBI जो होती है उसे सामान्य सहमति वापस ले ली है कि जब तक हमारा आदेश नहीं होगा तब तक आप हमारे राज्य में किसी भी चीज़ की CBI जांच नहीं कर सकते हैं। इसकी सामान्य सहमति वापस ले ली गई है। तो साथियों, हम आपको बताएं कि पंजाब और झारखंड सरकार ने राज्य के मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। पंजाब और झारखंड सरकार ने झारखंड सरकार राज्य के मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, ठीक, की जांच को दी गई सामान्य सहमति, को दी गई सामान्य सहमति, कौन सी? सामान्य सहमति, सामान्य सहमति वापस ले ली है, वापस ले ली है। साथियों, पंजाब और झारखंड सरकार को राज्य के मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले ली है। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में पंजाब और ऐसा कौन सा राज्य है या ऐसे कौन से राज्य हैं जो कि CBI को, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य के मामलों की जांच में दिया गया सामान्य सहमति वापस ले लिया गया। तो उसके अंतर्गत आप लोगों को पंजाब और झारखंड ताज़ा जानकारी की बात की जाएगी। लेकिन अगर बात किया जाए तो साथियों, आम सहमति को वापस लेने का अर्थ यह है कि अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बिना किसी पूर्व अनुमति के दोनों राज्यों में किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर सकेगा। अर्थात जब तक राज्य केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात CBI को जब तक राज्य या आदेश या अनुमति नहीं देगा तब तक CBI उस राज्य अर्थात पंजाब और झारखंड राज्य में CBI जांच नहीं कर सकता है। इस निर्णय के साथ पंजाब और झारखंड उन 8 राज्यों की सूची में शामिल हो गया जिन्होंने CBI की जांच के लिए दी गई अपनी आम सहमति वापस लेने का निर्णय लिया गया है। मतलब ऐसे टोटल कुल 8 राज्य हो चुके हैं इस सूची में। अगर उन सभी 8 राज्यों की बात करें तो वो सभी 8 राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राजस्थान और छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी CBI को दी गई अपनी आम सहमति वापस ले चुके हैं और साथ ही साथ पंजाब और झारखंड ये भी हैं। ठीक, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड, ये सभी जितने राज्य हैं जब तक ये अपनी अनुमति नहीं देंगे तब तक राज्य के मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है ये इन सभी राज्यों में जांच नहीं कर सकता है। ठीक, अब अगली जानकारी है साथियों कि हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है? हाल ही में कौन से देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ, कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ की 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है? तो साथियों, ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है। 500 मीटर
लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है। प्रवाल भित्ति की खोज ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है। साथियों, जैसा कि बताएं, इस प्रवाल भित्ति की संरचना एक ब्लेड के जैसे है। जो ब्लेड एक होती है पत्ती, इस प्रवाल भित्ति की संरचना की बात करें तो यह एक ब्लेड के जैसे है, जिसका निचला हिस्सा तकरीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इसका निचला हिस्सा 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक विगत 30 वर्षों में ग्रेट बैरियर रीफ ने अपनी प्रवाल भित्तियों को 50% हिस्सा खो दिया है। 50% हिस्सा ग्रेट बैरियर रीफ ने अपनी प्रवाल भित्तियों का खो दिया है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण तब शुरू होता है जब प्रवाल स्वयं को समुद्र तल पर मौजूद चट्टानों से जोड़ने का काम करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो प्रवाल भित्ति के निर्माण की, तो प्रवाल भित्ति का निर्माण उस समय शुरू होता है जब प्रवाल स्वयं को समुद्र तल पर मौजूद चट्टानों से जोड़ने का काम करते हैं। साथियों, यहाँ अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, तो अगर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी कैनबरा है। राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को इसके बारे में और देख लेना चाहिए। यहाँ के अगर राष्ट्रीय भाषा की बात करें, नेशनल लैंग्वेज, तो इंग्लिश यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है। और साथियों, अगर बात करें तो यहाँ के सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ के सम्राट हैं। सम्राट की बात करें तो एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ के सम्राट हैं। और साथियों, यहाँ गवर्नर जनरल भी होता है। तो यहाँ के गवर्नर जनरल की बात करें तो क्वेंटीन बाईस यहाँ के गवर्नर जनरल हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पीएम की बात करें अगर तो स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। मुद्रा की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन, यहाँ आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर कहीं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग नोटिस करिएगा। मुद्रा की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये चीज़ मैं यहाँ का पार्ट लिखा हूँ, ठीक। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जानकारी है, इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई से मत जोड़िएगा। तो साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अपनी आज करंट अफेयर की क्लास में किए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे सीटेट का एक नया बैच, जिस बैच का नाम सिलेक्शन बैच रखा गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त वीआईपी क्लास चल रही है। एक नंबर की क्लास, बिल्कुल डीपली जाके वहाँ आप लोग देख सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त क्लास पूरे यूट्यूब पे आप लोग कभी देख नहीं सकते हैं, इतना डीपली यहाँ पढ़ाया जा रहा है। अगर उस क्लास को आप लोग देखना चाहते हैं, जो भी सीटेट या यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं जो अभ्यर्थी, उन लोगों को अगर देखना चाहते हैं तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे देख सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियोज़ की लिंक अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो सीटेट का सिलेक्शन बैच चल रहा है, स्टार्ट है आपके बैच में, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग जाके वहाँ से अपने सीटेट, जो कि 31 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम का आयोजन की डेट सुनिश्चित की गई है, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। ठीक साथियों, तो क्लास ज़्यादा लंबी न हो इसलिए हम ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।